तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी ऐसी करनी है कि आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाए। यानी कि आपको अलग से ग्रुप डी या तो इंटर लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ें यानी कि आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तत्व 106। ठीक है, तत्व 106 को क्या क्या नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा एक कृत्रिम तत्व है जो कि 106 तत्व है जो कि अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम इसका दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात क्या नोबेल पुरस्कार यहाँ है। नोबेल पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। नोबेल पुरस्कार से आपके एग्जाम में करंट अफेयर हो या तो स्टैटिक जी के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में हुआ था। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। कौन कौन सा है वो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट के रूप में ये 4 याद रखेंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक है, और 2 है कौन? शांति और साहित्य। ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? तो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जो 5 पुरस्कार है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और साहित्य में वो स्वीडन में दिया जाता है। तो शांति का याद रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार पूछेगा कहाँ से दिया जाता है? तो नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। जितने भी सेंटेंस एक एक पॉइंट बताएंगे सभी कतई जहर प्रश्न रहेगा, सभी को आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और मिस नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या बोले आपको कि नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को एक और दिवस है, कौन सा है मालूम? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को ही। तो 2 चीज़ें यहाँ से रिलेट करके याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो करंट अफेयर में 2024 में किसे किसे नोबेल पुरस्कार मिला है आप पढ़े भी होंगे। एक बार आपको रिवीजन करवाते हैं। नोबेल पुरस्कार 2024 किसे किसे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए 2024 का नोबेल पुरस्कार देखते हैं किसको किसको मिला है। तो फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है। ठीक है, 2 लोगों को मिला। फिजिक्स में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया। एक है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। तो याद रखना है हॉपफील्ड और हिंटन। केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार। कौन कौन सा है? डेविड वेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जंपर। तो याद रखना है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 में 3 लोगों को मिला है, बेकर, हसाविस और जॉन जंपर। बेकर, हसाविस और जॉन जंपर। और चिकित्सा में कितने लोगों को मिला है? तो 2 लोगों को मिला है। यह है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन। तो एम्ब्रोस और रुबकुन याद रखना है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 में एम्ब्रोस और रुबकुन को मिला। एम्ब्रोस और रुबकुन को मिला है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है। इसको याद रखना है एसमोग्लू, जॉनसन, रॉबिन्सन। एसमोग्लू, जॉनसन, रॉबिन्सन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला है। तो याद हो गया आपको, है ना? एसमोग्लू, जॉनसन, रॉबिन्सन। एसमोग्लू, जॉनसन, रॉबिन्सन को मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो निहोन हिंडाक्यो को मिला है। निहोन हिंडाक्यो। इसको रिलेट कर इसके थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो आपको क्या है हिंड मिलेगा, याद रहेगा। हिंड मतलब क्या होता है मालूम? हिंडन मतलब होता है छुपाना। ठीक है, छुपाना कोई भी चीज़ मतलब छुपाना रिलेट करिए शांति से, है ना? तो हिंडाक्यो यानी कि शांति। शांति का नोबेल पुरस्कार हिंडाक्यो, छुपा दिया, शांत हो गया। ठीक है, तो शांति का हिंडाक्यो, निहोन हिंडाक्यो एक जापानी संगठन है, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये हांगकांग को मिला है। ये हांगकांग व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया का है, ये हांगकांग मिला है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। जैसे कि साहित्य को लिखते कैसे? हाथ से। तो हाथ से देखिए हाथ का वॉइस आ रहा है हांगकांग, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा। क्या है एग्जाम में आपको अगर भूल भी गए तो ऑप्शन में थोड़ा सा आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, हाँ यही होगा आंसर। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो साहित्य हाथ से लिखते हैं हांगकांग को मिला है। ठीक, तो इस तरह से आपको नोबेल पुरस्कार 2024 का याद कर लेना है। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिविजन करवा देते हैं। फिजिक्स में मिला है हॉपफील्ड और हिंटन। और रसायन में 3 लोगों को मिला है, बेकर, हसाबिस, बेकर, हसाबिस और जॉन जंपर को। चिकित्सा का मिला है किसको? तो ये मिला है एम्ब्रोस रुबकुन। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार एम्ब्रोस और रुबकुन। और अर्थशास्त्र में आपको सेट भी आप प्रैक्टिस करवाते हैं। अर्थशास्त्र कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको बार बार रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद होना चाहिए। ठीक है,
अर्थशास्त्र का एस मोगलू जॉनसन रोबिन्सन, एस मोगलू जॉनसन रोबिन्सन। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? निहोन हिंडाक्यो। और शांति का हो गया निहोन हिंडाक्यो। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? हांगकांग को मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या किसने किया था? तो ये किया था F.E. फ्रिच। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, F.E. फ्रिच ने किया था। क्या किया था? शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या F.E. फ्रिच ने किया था। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? दोनों को एक साथ याद कर लेना, कभी भूलिएगा नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। कैसे? देखिए, इसको लिखिएगा, एक लाइन लिखना है, साफ काम, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको कभी पूछ दिया कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा साफ काम, यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ऐसे याद करने से क्या कन्फ्यूजन भी कभी नहीं होगा। मान के चलिए कभी कवक का अध्ययन पूछा तो आपको ये डाउट नहीं होगा कि फाइकोलॉजी होगा कि माइकोलॉजी होगा, तो आपको यहाँ काम से रिलेटेड रहेगा क्या, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है ना। साफ से रिलेटेड याद रहेगा, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो साफ काम है ना, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अब इससे रिलेटेड एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो लाइकेन कहलाता है। ठीक है, या तो इसको उल्टा के भी पूछा जाता है कि लाइकेन है तो क्या है, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। ठीक है, अब लाइकेन से एक प्रश्न और आता है कि कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन है। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, डैश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो फाइटोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है ना, फाइटोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, अब पादप से जो क्वेश्चन आता है, जो अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन जो आता है, उसको यहाँ पर एक बार रिवीजन करेंगे। जब भी आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना है। पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका भित्ति ये किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप में क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक, ये ध्यान रखना है। पादप के सरल उत्तक कितने होते हैं? 3। पादप के 3 प्रकार के सरल उत्तक होते हैं, वो है कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा। ये सब कतई जहर प्रश्न है, इसलिए याद रखना है, मिस नहीं करना। अगर यहाँ पर भूलते हैं, क्या याद नहीं रखते हैं, तो फिर बाद में क्या हो, पछतावा होगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, आपको आसानी से टिक कर देना है। तो आपको बताते हैं मेन चीज़ें क्या है। पादप के सरल उत्तक में है कोलेंकाइमा, ठीक है, याद रखना है। एक है कोलेंकाइमा, फिर है स्क्लेरेंकाइमा और है पेरेंकाइमा। ठीक है, कोलेंकाइमा क्या है? ये पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, वो कौन सा उत्तक है, कौन सा पादप उत्तक है? तो ये कोलेंकाइमा है। पौधों में मजबूती और कठोरता प्रदान करता है, वो स्क्लेरेंकाइमा है। ठीक है, और पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण जो करता है, वो पेरेंकाइमा है। याद कैसे रखना है, थोड़ा सा रिलेट करते जाना है। जैसे कि लचीला कोलेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा, कठोरता तो कठोरता और मजबूती स्क्लेरेंकाइमा, कठोरता और मजबूती स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा ही है जो कि इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि मृत कोशिकाएं किस उत्तक में पाया जाता है? तो स्क्लेरेंकाइमा में पाया जाता है। और नारियल का छिलका जो है किस उत्तक का बना होता है? तो स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। इसीलिए वहाँ से रिलेट करना है कि ये पौधों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। वहाँ से रिलेट कर देना कैसे कि नारियल का जो छिलका होता है कितना कठोर और मजबूत होता है, तो ये उसमें क्या है, स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का बना होता है। तो स्क्लेरेंकाइमा का कार्य क्या हो गया? मजबूती और कठोरता प्रदान करना। पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण, पो से रिलेट कर लेना। पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण, पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण करता है। ठीक, ये 3 उत्तक ध्यान हो गया, याद हो गया। ये है सरल अस्थायी उत्तक है। अब 2 प्रकार के जटिल उत्तक पाए जाते हैं, वो कौन कौन सा है? वो है जाइलम और फ्लोएम। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, जब भी एग्जाम होता है तो ये सबसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आएगा बायोलॉजी से, साइंस से क्वेश्चन आएगा तो ये सब क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, ध्यान रखना है। जाइलम और फ्लोएम ये जटिल उत्तक है, जटिल पादप उत्तक है। तो इसका काम क्या है? तो क्वेश्चन आएगा कि पौधों में जल का वहन कौन करता है? तो जाइलम, जल का जाइलम। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का वहन करता है। तो इसको याद कैसे रखना है? देखिए, जल जाइलम, जल जाइलम, जल जाइलम।
और भोजन करता है, भोजन को रिलेट कर देना किससे, फूड से। फूड मतलब भोजन होता है, तो फूड फ्लोएम ऐसे याद रहेगा, फूड फ्लोएम। फूड का वहन कौन करता है, फूड का परिवहन करता है कौन, तो फ्लोएम, फूड फ्लोएम, जल जाइलम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पांचों उत्तर आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक कार्यकारी इकाई है। गुर्दा यानी कि किडनी, किडनी यानी कि ब्रिक है ना, इसी को बोलते हैं गुर्दा, किडनी को ही बोलते हैं गुर्दा या तो ब्रिक। तो गुर्दे की इकाई क्या होती है, तो वो होती है नेफ्रॉन्स, है ना, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला आता है न्यूरॉन, तो उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड और कन्फ्यूजन वाला प्रश्न जरूर है कि एक साथ रिवीजन कीजिए। कन्फ्यूजन वाला प्रश्न महत्वपूर्ण होता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन्स में क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो नेफ्रॉन क्या है, किडनी की इकाई है, और न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, पूछेगा तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है। अच्छा, किडनी से और एक प्रश्न आता है, कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण मानव के किस अंग में, तो किडनी में ही होता है। ठीक है, यानी कि गुर्दे में होता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको और भी याद रखना है चीज़ें। क्या, एक क्वेश्चन आएगा कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है। फेफड़ों में, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है, तो फुफ्फुसीय शिराएँ से आता है, ये याद रखना है। किससे, फुफ्फुसीय शिराएँ से आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर समझिए, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है, तो फुफ्फुसीय शिराएँ से आता है। कहाँ से आता है, तो फुफ्फुसीय शिराएँ हो गया। ठीक है, लेकिन फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ आता है, हृदय में कहाँ आता है, तो आएगा बाएं आलिंद, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बाएं आलिंद कहाँ आएगा, तो ये आएगा बाएं आलिंद में, लेकिन कहाँ से आएगा, तो फुफ्फुसीय शिराएँ से आएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, इसको हम कल भी बताए थे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट इसको कीजिए। ठीक है, क्योंकि ध्यान नहीं रहता, आपको भूल भी जाते हैं, इसका आंसर अब नहीं बताते, क्योंकि कल के पेपर में आपको बताए थे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आपका इसको कॉमेंट करना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन है, या तो लिख के बताना है कि आपको एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बताते हैं कि क्वेश्चन आता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था, तो हरमन कोल्बे ने किया था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कल। ठीक है, कि एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था, तो हरमन कोल्बे ने किया था। और ये चीज़ इस फिर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताए थे, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर नहीं बताएंगे ताकि आप लोग ध्यान देकर पढ़ाई करें। ठीक है, लापरवाही ना करें, तो इसलिए कमेंट में इसको बताना है आपको। तो हरमन कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया था 1845 में, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है, आवेदन सेवा प्रदाता। ASP यानी कि क्या हुआ, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर यानी आवेदन सेवा प्रदाता। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये पंजाब का है। ठीक है, पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा। अब बात करते हैं पंजाब से, एक और क्वेश्चन याद रखना है आपको, कौन सा, कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में ही लगा था 1951 में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 356 में है, सबसे पहले पंजाब में लगा था। अच्छा, पूछे बिहार में कितनी बार लगा, तो बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। बात करते हैं लोक नृत्य से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है NTPC एग्जाम में, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, इस समय लोक नृत्य से क्वेश्चन आता ही आता है, एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो बात करते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो वह घूमर, याद रखना है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर। और यूपी का है क्या क्या, रासलीला, मयूर, ख्याल। ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है रासलीला, मयूर, ख्याल। बिहार का क्या क्या है, तो झूमर है ना, झूमर है, ये कहाँ का, बिहार का लोक नृत्य है। जट जाटिन बिहार का है, विदेशिया लोक नृत्य भी बिहार का है। एक बिहू का, बिहू किस राज्य का है, ये कई बार एग्जाम में आया है, बिहू असम का लोक नृत्य है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है
यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज हो तो इसका परिणाम क्या होगा। यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज होगा तो ये मुद्रास्फीति होगा। क्या होगा, जब तेज होगा तो मुद्रास्फीति होगा, और यही जब कम बोल देगा तो ये हो जाएगा अपस्फीति। ठीक है, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में अगर कम है तो वो अपस्फीति, तेज है तो मुद्रास्फीति। ठीक है, तो याद रखना है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है। तो किस स्तर में आता है, तो ये आता है उत्पादक में। किस में आता है, उत्पादक में। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र ये उत्पादक में आता है। अब पारिस्थितिकी यहाँ शब्द आया, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि पारिस्थितिकी तत्व दिया, पारिस्थितिकी शब्द ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, लेकिन यही पारिस्थितिकी तंत्र बोल देगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो ये एजी टेंसले ने दिया। तंत्र टेंसले ने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला का जो क्रम है वो क्या है मालूम, पहले उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, और फिर आता है तृतीयक उपभोक्ता, और उसके जैसे फिर अपघटक आता है। ठीक है, तो उत्पादक में क्या आता है, उत्पादक में आता है पौधे, है ना, पौधे घास ये सब हो गया उत्पादक, और प्राथमिक उपभोक्ता में आता है शाकाहारी। ठीक है, ध्यान देते रहना है, उत्पादक में पौधा, प्राथमिक उपभोक्ता में आ गया शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता में के अंतर्गत आता है मांसाहारी, और जो अपघटक में आता है, अपघटक यानी कि डीकम्पोजर हो गया। लास्ट में क्या होता है, अपघटक, है ना, डीकम्पोजर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यानी कि पहले क्या आता है, उत्पादक जो होता है वो पेड़ पौधे आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आ गया शाकाहारी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ प्रश्न यहाँ पर और भी आपको याद रखना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न आपको लिखना है जो कि कतई जहर प्रश्न है। कौन कौन सा है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है, तो 10%, मात्र 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन याद रखना है, क्या ऊर्जा का जो 10% नियम है ये किसने दिया था, तो ये दिया था लिंडमैन ने। ठीक है, याद रखना है, लिंडमैन ने दिया था। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया, तो लिंडमैन ने दिया था। ठीक, चलिए ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो यह है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ये बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, ये पश्चिम बंगाल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपको काजीरंगा मिलेगा कहाँ, असम में, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कंचनजंगा है सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पन्ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये सब मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क जिसमें चीता लाया गया था वो भी कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब तो बात हो गई ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये बात हो गई। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश से प्रश्न आएगा क्या, कि भारत के स्थलीय सीमा के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो वो बांग्लादेश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करता है। और स्थलीय सीमा, जैसे स्थलीय सीमा से लगा कौन कौन सा देश है, 7 देश है ना, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, है ना। तो याद रखना है, बचपन में MBA किया, ये 7 देश है जो स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा देश भारत के स्थलीय सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश। सबसे कम कौन करता है, तो अफगानिस्तान। ठीक है, एक बार बिहार SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के स्थलीय सीमा से कौन सा देश सबसे कम सीमा साझा करता है, तो यहाँ कम करता है कौन, अफगानिस्तान। अब ऑप्शन में अफगानिस्तान था ही नहीं, तो आंसर क्या हुआ था, भूटान हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, सबसे कम सीमा साझा करने वाला अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान खोजिएगा तो ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पर देखना क्या है, भूटान आंसर हो जाएगा। अगर भूटान भी आंसर नहीं हो तो सबसे कम में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इधर से भी आप ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश, लेकिन अगर बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं है, अब बाकी 4 ऑप्शन में ये, आप बोलेगा कि इसमें से कौन सा भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है, तो चीन करेगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। ये जो बचपन में MBA किया है ना, याद रखिए क्रम से है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है इधर, सबसे कम इधर। ठीक है, तो क्रम से, बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक, तो ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है, बचपन में MBA किया। ठीक है, और बांग्लादेश से क्या याद रखना है, तो बांग्लादेश से याद रखना है क्या, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है मालूम,
तो वो तो आपको मालूम है, ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। और एक प्रश्न याद रखना, क्या, चटगांव बंदरगाह किस देश में है, तो चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है। ठीक, नेक्स्ट है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में देश स्थान पर आता है, तो किस स्थान पर आता है, तो चौथे स्थान पर आता है। अब इसको आपको याद है ना, घटते क्रम में रख लेना है, पूरा एक लाइन याद रख लेना है, तो आपको कुछ भी पूछेगा बता दीजिएगा। तो घटते क्रम में है, देखिए, बुध, सॉरी बृहस्पति होगा ना, सबसे जो ज़्यादा बड़ा है आकार के अनुसार, ठीक है, वो होगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है। अब कुछ भी पूछेगा कि आकार में सबसे बड़ा कौन है, तो बृहस्पति हो गया। आकार में सबसे छोटा कौन सा है, बुध हो गया। आकार में पूछा आपको वरुण कितने स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पर है। अगर मान के चलिए आपसे पूछा पृथ्वी कितने स्थान पर है आकार के, तो ये 5वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला याद रखना है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आकार के क्रम में, ठीक है। और पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक, ये आकार के अनुसार हो गया। और एक आएगा, प्रश्न आता है सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में, वो भी याद रखना है, देखिए उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सूर्य से बात करते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा होगा, तो ये होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये दूरी के क्रम में, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा, ठीक है। सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है, सूर्य से अगर ऑप्शन में बुध नहीं रहे, तो सूर्य से सबसे नज़दीक कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना है, इसको याद पहले ऐसे रख लेना है। देखिए, और क्या, ये 4 ग्रह है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पर होता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये 4 के बाद, और ये 4 फिर क्षुद्र ग्रह के दाहिने 4 ग्रह होती है। तो क्षुद्र ग्रह किस 2 ग्रहों के बीच है, ये पूछा जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह है, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है, मंगल और बृहस्पति के बीच है। अब क्षुद्र ग्रह के जो बाएं हैं, लेफ्ट साइड है, वो कहलाता है आंतरिक ग्रह, और जो क्षुद्र ग्रह के राइट साइड में है, वो कहलाता है बाह्य ग्रह। तो कभी आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, और ये ऑप्शन में ये 3 को इधर से आंतरिक ग्रह दे देगा, एक घुसा देगा आपको शनि, ठीक है। तो आप उसको शनि टिक कर देंगे कि ये आंतरिक ग्रह नहीं है, क्योंकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो राइट साइड में 4 है, ये बाह्य ग्रह है, और आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसको याद ऐसे रख लेना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, रट जाना है एकदम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इससे कई क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है विंडोज की और प्लस में ई दबाएंगे ना, विंडोज की प्लस ई, जो कि विंडोज एक्सप्लोरर है ना, एक्सप्लोरर ऐसे रिलेट करना है, ई से होता है ना एक्सप्लोरर, तो वहाँ से भी रिलेट करना है, ई आंसर इसका हो जाएगा विंडोज की प्लस ई, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे, तो अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन था, तो ये था मीर बख्शी, है ना, मीर बख्शी जो है अकबर के शासनकाल में सेनापति था। अब इससे भी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है जो कि अकबर से पूछा जाता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। पहले ये बात करते हैं, क्या अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, ठीक है। सारे चीज़ नोट करते जाना है, सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको नोट करते जाना है सभी प्रश्न, ठीक है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, कहाँ, उमरकोट, पाकिस्तान में हुआ था। क्वेश्चन आता है, क्या अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना था, तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये सम्राट बन गया था, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अकबर किस वंश का शासक था, ये मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था, और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ठीक है। उसका शासक जो है वो क्रम से आपको याद रखना है, ठीक है, जैसे कि ये बाबर है, ठीक है, बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, और ये शासक भी बना और इसका पुत्र भी रहा था, जैसे बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ, शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब, ठीक है। तो इसको क्रम से याद रखना है, बस एक याद रखना, भाजशाह आपको याद रहेगा, ठीक है, भाजशाह यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, भाज हो गया, शाह यानी कि शाहजहाँ, औरंगजेब, शाहजहाँ, औरंगजेब, ठीक है। तो ये क्रम से है,
ये याद रखना है। अब अकबर से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और भी लिखना है आपको। क्या मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाया था। दीन-ए इलाही की स्थापना किसने किया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में ही है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। एक क्वेश्चन आता है कि अकबर ने किसके विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अब दो व्यक्ति का नाम और याद रखना है आपको, कौन सा? तो अकबर का संरक्षक कौन था और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खान और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल था। ठीक है, राजा टोडरमल, ये याद रखना है। राजा टोडरमल ये कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री था और बैरम खान जो था वो अकबर का संरक्षक था। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 14। हाँ, वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, कभी कभी करना चाहिए कमेंट। और जो क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में, कम से कम उसका आंसर के बहाने भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट करना चाहिए ताकि हमको भी क्या आता है, थोड़ा पढ़ाने में मज़ा आता है। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीक़ों की शुरुआत की थी? तो गुरिल्ला युद्ध के तरीक़ों की शुरुआत किसने किया था? तो ये शिवाजी ने किया था। ठीक है, अब शिवाजी से जो प्रश्न आता है अति महत्वपूर्ण, उसको यहाँ पर देखेंगे ताकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। देखिए, अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई भी मतलब ऐसे जैसे तैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महत्वपूर्ण घटना है, आप देखेंगे वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, चाहे कभी भी एग्जाम हो। ठीक है, तो शिवाजी की बात आई है, तो शिवाजी के बारे में आपको याद रखना है इससे कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है कभी न कभी, और जो अति महत्वपूर्ण चीज़ें इससे है जिसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अकबर ये शिवाजी की बात करते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवनेरी दुर्ग में हुआ। कहाँ? शिवनेरी दुर्ग, महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में। ठीक है, शिवाजी का माँ का नाम भी पूछा गया एग्जामों में, ध्यान रखना है। शिवाजी का माँ का नाम है जीजाबाई। शिवाजी का पिताजी का नाम है शाहजी भोसले। ठीक है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? रामदास है। ठीक, ये ध्यान रखना है। और दो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न यहाँ पर है, एक है अष्टप्रधान और एक है अष्टदिग्गज। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था? तो देखिए, अष्टप्रधान रहता था शिवाजी के दरबार में और अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। आपको कन्फ्यूजन ना हो और याद रहे कन्फर्म, तो याद कैसे रखना है? देखिए, इसको एक को रिलेट कर लीजिए, किसको? अष्टदिग्गज को। अष्टदिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय, यानी अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। नाम से रिलेट करना, जैसे दिग्गज आएगा अष्टदिग्गज, तुरंत दिमाग में आ जाएगा देवराय। ठीक है, कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि चौथ क्या था? तो चौथ जो है ये मराठा साम्राज्य में एक कर था, जो कि ना कुल उपज का चौथ यानी 1/4 यानी 25% कर देना पड़ता था। ठीक है, तो चौथ क्या था? मराठा साम्राज्य में एक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया था सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया था। अब इसी तरह के क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? मालूम? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यहाँ पर 2-3 प्रश्न और अति महत्वपूर्ण याद रखना है आपको। कौन सा? भारत को मानक जो समय है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक, और एक प्रश्न आता है क्या? भारत का मानक समय जो है वो कितना डिग्री है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भी याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय। ठीक है, भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद के नैनी से भी गुजरती है। ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डेस कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। तो ये किसका नियम है? ये किसका सिद्धांत है? तो ये है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। जैसे कि अगर ये है, ठीक है, तो
कुल धारा, जैसे कि यहाँ से ये जो धारा इधर से किसी बिंदु से किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा, जैसे इधर से धारा आया फिर इधर से आया, ठीक है, तो यहाँ से जो कुल धारा इस बिंदु पर मिला तो ये छोड़ने वाले उस जंक्शन से छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। जो इधर आएगा ये बराबर होगा, ये दोनों मिला के ये जो धारा आएगा ये दोनों बराबर होगा, ठीक। नेक्स्ट है, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो ग्रह के सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो ग्रह का क्या होगा? ऊंचाई में वृद्धि से क्या होता है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण कम हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर नीचे गिरने वाली वस्तु के वेग की वृद्धि दर है, इसे स्मॉल जी द्वारा दर्शाते हैं। और पृथ्वी की सतह के ऊपर ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ ही गुरुत्व के कारण गुरुत्व बल कम हो जाता है, गहराई में वृद्धि होने पर भी यह कम हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। और स्मॉल जी का मान अगर पूछ दे तो स्मॉल जी का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में भी आपसे ये पूछा जाएगा। तो नीति आयोग का अध्यक्ष है कौन? तो प्रधानमंत्री, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। तो जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेगा, जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, वो नीति आयोग का अध्यक्ष है, ठीक है। अब नीति आयोग का उपाध्यक्ष से क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का CEO कौन है, ये क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर में आएगा, ठीक है। तो याद रखना है, अभी वर्तमान में करंट अफेयर में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है, ठीक, याद रखना है कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग का वर्तमान CEO कौन है? तो CEO है BBR सुब्रमण्यम। तो ऐसे याद रख लेना है, CEO सुब्रमण्यम, ठीक है। नीति आयोग का CEO अभी है सुब्रमण्यम, तो ये याद रखना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। नीति आयोग का नाम पहले क्या था? योजना आयोग। तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग, ठीक है। अब नीति का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक ऑप्शन में आपको मिलेगा नेशनल, इसी तरह सेम लगेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन रहता है ना, इंस्टीट्यूशन TION रहेगा, ठीक, ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूट वाला नहीं, लास्ट में T नहीं, TION, वो ध्यान देना, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं राष्ट्रपति अभी कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू है। RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो अभी कौन नया बने हैं? संजय मल्होत्रा, है ना, संजय मल्होत्रा 26 में RBI का गवर्नर है। वित्त सचिव अभी करंट अफेयर में कौन है? तो वो है कोई पांडे है, तुहिन कांत पांडे, है ना, तुहिन कांत पांडे है। अब प्रधानमंत्री आपको मालूम है ये मोदी जी है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति हैं भारत के उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। तो अभी वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो वो कौन थे? जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या? नस्ल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो दिल्ली का जो मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ है, ये किस शासक से संबंधित है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय से एक प्रश्न याद रखना, कौन सा? फाहियान किसके समय भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, और ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। नेक्स्ट है, रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है, और B की कमी से क्या होता है? बेरी रोग जो होता है विटामिन B की कमी से, और जनन शक्ति में कमी वो विटामिन E की कमी से, रक्त का थक्का नहीं बनता है किसके कारण? विटामिन K की कमी से,
और अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो तार वाला कौन सा नहीं है? देखिए वायलिन में तार होता है, बीना में होता है, गिटार में, बांसुरी में तार नहीं होता। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। और बांसुरी वादक जो प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? वो है कौन सा है? हरिप्रसाद चौरसिया, उनको याद रखना आपको, है ना, बांसुरी वादक है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है। तो कुंडली की दिशा जब है ना चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होगा तो प्रेरित धारा उच्चतम होगी। जब कुंडली की दिशा, गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होगी तो प्रेरित धारा उच्चतम होगी। नेक्स्ट है, कॉटन फाइबर किससे बना होता है? तो कॉटन फाइबर ये बना होता है सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है कॉटन फाइबर। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज का ही बना होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ पर है स्टोर्च। स्टोर्च से क्या ध्यान रखना है आपको? स्टोर्च जो होता है ना, जैसे कि पादप में भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता है? तो स्टोर्च के रूप में जमा होता है। और मानव में भोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में, यकृत में जमा होता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता ये है रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की जो काल है वो कौन सा मालूम? सर्वमान्य मत जो है काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और रावी नदी के किनारे है। देखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ये भी ध्यान रखना आपको ने, कभी बार थोड़ा सा क्वेश्चन अगर हार्ड पूछता है ना तो पाकिस्तान तो देगा ही, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और रावी नदी के किनारे है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। और ये कहाँ है मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे है। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मरडेगा कप किस खेल से संबंधित है? तो कभी कभी क्वेश्चन है ना, ये कप से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो मरडेगा कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण कप है, याद रखना है आपको, जैसे सुब्रोतो कप और संतोष ट्रॉफी कप, है ना, एस से याद रखना दोनों, सुब्रोतो कप, संतोष ट्रॉफी कप, डुरंड कप और बेगम हजरत महल ट्रॉफी और बिट्टल, दो याद रखना बी से, बेगम हजरत महल ट्रॉफी और बिट्टल ट्रॉफी और संजय गोल्ड ट्रॉफी। ठीक है, संजय गोल्ड को आपको सी से याद रखना है, तो आपको एक ट्रिक बताएंगे तो आपको याद रहेगा। संजय गोल्ड ट्रॉफी और आगा खान ट्रॉफी और मरडेगा कप। ठीक है, ये सभी फुटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफी है। तो कितने हो गए मालूम? देखिए सुब्रोतो कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड, बेगम हजरत महल, बिट्ठल, संजय गोल्ड कप, आगा खान, मरडेगा, यानी कि 7 आपको कप और ट्रॉफी हो गया जो कि फुटबॉल से संबंधित है। इसको याद ऐसे रख लेना है। देखिए सुब्रोतो और संतोष, ठीक है, सुब्रोतो संतोष सुबह सुबह क्या करता है? डीवीसी खाता है, डीवीसी ऐसे याद रखना है। जैसे कि आप लोग पहली बार पढ़ने गए हुए रूम लिए हुए तो पहले क्या बनाते हैं? डीवीसी, यानी कि दाल भात चोखा बना के खाते हैं। तो वही है डीवीसी। यहाँ पर डीवीसी से क्या है इसमें? तो डुरंड कप हो गया, बी से हो गया क्या? 2 गो, बेगम हजरत महल और बिट्ठल ट्रॉफी, और सी से याद रखना संजय गोल्ड। तो डीवीसी ऐसे में मरेगा, यानी कि क्या? सुब्रोतो और संतोष ट्रॉफी सुबह सुबह ही क्या करता है? डीवीसी खाता है, ऐसे में मरेगा। बस याद करने के लिए आपको थोड़ा सा रिलेट कर लेना है तो हो सकता है आपको याद रहे। तो ऐसे में मरेगा, ऐसे से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा आपको आगा खां। ठीक है, मरेगा यानी कि मरडेगा कब किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान वो होता है कितना? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अच्छा पीछे क्या फुटबॉल से आया था? फुटबॉल से 2 चीज़ें और याद रखना हमेशा आपको, क्या? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में, और 2026 कहाँ होगा? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। यहाँ बात कर रहे हैं शरीर का सामान्य तापमान, ये फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आता है, आपको सेल्सियस में दे देगा, केल्विन में बदलने के लिए आएगा, केल्विन में दे देगा, फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आएगा। इस टाइप से प्रश्न आता है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। आपको न्यूमेरिकल वाला हार्ड प्रश्न पूछेगा ना, आपको आसानी से बनेगा। याद क्या रखना है, देखिए C/5 ये सेल्सियस और केल्विन में संबंध है, ठीक है। K-273/5। अब जैसे आपको दे दिया सेल्सियस में दे दिया कुछ हो और केल्विन में निकालना है, तो आसानी से निकाल देंगे। 5 इधर कट जाएगा और यहाँ जोड़ देंगे। मान के चलिए 5 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कितना होगा, 278 केल्विन हो जाएगा, ठीक। फिर बराबर में फ़ारेनहाइट -32/9। ये वाला आपको याद रखना, जब तक आपका मेरिट लिस्ट ना बन जाए, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। C/5 बराबर K-273/5 बराबर F-32/9, ठीक। नेक्स्ट है, दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखते हैं। यानी एक जैसे दिखने क्या, पलटने पर भी वैसा ही हो। जैसे कि ए, इसको पलटेंगे भी तो वैसा ही दिखेगा, ठीक है। उसी तरह एच है, तो इस तरह से जब देखिएगा ना, एक ए से जेड तक, तो आपको 11 आएगा। AHIMOTUVWX और जेड, ये 11 अक्षर हैं जो कि दर्पण में देखने पर वैसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, वो धात्विक गुण बढ़ता है। वो धात्विक गुण बढ़ता है कब, कहाँ से कहाँ तक, सोडियम से क्लोरीन तक, है ना। वो धात्विक गुण बढ़ता है, वो धात्विक गुण, ठीक है। वो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। और धात्विक गुण पूछेगा तो क्या होता है, कम होता है। आवर्त सारणी में जब बाएं से दाहिने जाते हैं ना, तो धात्विक गुण जो होता है वो कम होता है, ह्रास होता है। और अधात्विक गुण ये क्लोरीन तक बढ़ता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है, तो मीथेन का। याद रखना है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा मीथेन का अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। मीथेन से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है एग्जाम में, तो वो याद रखना है। क्या क्या, देखिए मीथेन की बात करते हैं तो मार्स गैस किसे कहा जाता है, पहले पूछेगा, तो मीथेन को कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। मीथेन की और बात करते हैं, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक पूछे तो मीथेन होता है, ठीक। फिर समझिए, गोबर गैस और बायोगैस और प्राकृतिक गैस, ये सभी का मुख्य घटक मीथेन होता है। आपसे पूछेगा जो धान के खेत में है वो कौन सा गैस उसमें उत्पन्न हो सकता है, होता है, तो मीथेन होता है। और कोयला खदानों में विस्फोट का कारण कौन सा गैस होता है, तो मीथेन होता है। ये सभी चीज़ें याद रखना है। सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपका रेलवे NTPC जो दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ, ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था, सेम मतलब एग्जैक्ट, कि सचिन तेंदुलकर के साथ है ना किसे भारत रत्न दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रोफेसर CNR राव को दिया गया, ठीक है। CNR राव को दिया गया था कब, 2014 में मिला था इसको, ठीक है। अब आपको करेंट अफेयर में याद रखना है 2024 में भारत रत्न किसको किसको मिला है। तो 5 लोगों को 2024 में मिला है। किसको किसको, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी। तो चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री थे, और MS स्वामीनाथन ये क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन, उनको भी भारत रत्न मिला है। एक कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार से हैं, और लालकृष्ण आडवाणी को भी मिला है। इसमें 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, और लालकृष्ण आडवाणी अभी वो जीवित हैं, है ना, इनको मिला है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, H2O2 प्लस Cl2 से क्या बना, 2HCl और ऑक्सीजन O2। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, तो ये कार्य करता है एक अपचारक के रूप में। किसके रूप में, H2O2 एक अपचारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु मालूम, यह तांबा, निकेल और जिंक का, तांबा, निकेल और जिंक का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। इसको याद कैसे रखना है, देखिए आपको याद होगा एक पीतल, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो याद रखना था क्या, आपको याद करवाए थे पिताजी। पिताजी मतलब क्या होता है, पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। तो याद कैसे रहेगा, पिताजी बोलेंगे। तो पीतल से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पीतल किसका मिश्रण है, तो याद रखना पिताजी, यानी तांबा और जिंक का मिश्रण है। अब यही पीतल में देखिए तांबा और जिंक है ना, तो पीतल में जब सिल्वर मिला देते हैं
निकेल, सॉरी, निकेल जब मिलाएंगे तो ये क्या होगा, जर्मन सिल्वर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पीतल में यानी तांबा और जिंक में निकेल मिला देंगे तो ये जर्मन सिल्वर बन जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, और ऑप्शन में आपको देगा सिल्वर, ये कन्फ्यूजन करने के लिए, क्योंकि नाम में यहाँ सिल्वर है लेकिन सिल्वर इसमें नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, नाम में सिल्वर है लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता, इसमें तांबा, निकेल और जिंक पाया जाता है। ठीक, अच्छा, ये जो पीतल है तांबा और जिंक का मिश्रण है। इसी तरह एक याद रखना, क्या कांसा किसका मिश्रण है, तो टीन और तांबा का, इसको याद रखना है काटता, तो आपको हमेशा याद रहेगा कांसा किसका मिश्रण है, टीन और तांबा का, काटता। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है, तो सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। सबसे कठोर पदार्थ पूछे या तो अधातु पूछे तो वो है हीरा। ठीक है, तो सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। टंगस्टन के आपका कभी कभी मालूम प्रतीक भी पूछ लिया जाता है। टंगस्टन का प्रतीक होता है W और इसका परमाणु संख्या होता है 74। एक प्रश्न आता है टंगस्टन से क्या, कि बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, दिनार कहाँ की मुद्रा है, तो दिनार ये आपका इराक की मुद्रा है। दिनार कहाँ की, इराक की मुद्रा है, इराक की हो गया दिनार। ठीक है, अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला आएगा ईरान का। ईरान का मुद्रा क्या है, तो ईरान का मुद्रा है रियाल। ठीक है, याद रखना है रियाल। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन हो, थोड़ा सा आप जैसे भी हो रिलेट करके याद रखना है। जैसे ईरान से और इराक है तो अंतर क्या है, यहाँ नो है ना, नो से रिलेट करना है। ईरान नकली, इसका क्या होता है रियल, रियल मतलब वास्तविक। ठीक है, रियल, तो नकली से क्या हो जाएगा, इससे रिलेट कर लेना है, ये रियल होगा। ईरान वाला क्या होगा, रियाल, और इराक का हो जाएगा दिनार। ठीक है, बात करते हैं चीन का। चीन का मुद्रा का नाम क्या है, देखिए एग्जामों में क्या है, एक क्वेश्चन आपको देश की राजधानी मुद्रा से भी क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए राजधानी मुद्रा ये सब याद रखना है आपको। तो बात करते हैं क्या चीन की। चीन का मुद्रा का नाम क्या है, युआन है ना, युआन या तो रेनमिनबी। और ब्राज़ील का है रियल। थाईलैंड का है थाई बात। थाईलैंड का मुद्रा का नाम है थाई बात। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ये कब लागू हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय, अब देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लिखवाते हैं, सब लिखिएगा। ठीक है, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और बात करते हैं संविधान का जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान को भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ठीक है, अब यही दोनों डेट में जो अंतर है, इससे एक प्रश्न आता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। यही डेट का अंतर, जो पहली बैठक हुई और अंगीकार किया गया था, ये जो समय बीच का है, यही संविधान बनने में समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, अब 26 नवंबर यहाँ आया। 26 नवंबर से एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, क्योंकि अंगीकार किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं किसका, ये लागू कब हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। संविधान सभा का विचार किसने दिया, ये कतई जहर प्रश्न है, आपको बताना है संविधान सभा का विचार किसने दिया था, तो एम.एन. राय ने दिया था, एम.एन. राय। और संविधान सभा का सलाहकार कौन था, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूजन पूरा है, बी.एन. राव। देखिए दोनों एक जैसा नाम है, अब कन्फ्यूजन भी है और महत्वपूर्ण भी है, तो याद कैसे रखना है, देखिए संविधान सभा का विचार पूछे तो एम.एन. राय है। ठीक है, और सलाहकार है बी.एन. राव। याद इसको ऐसे रखना है, देखिए विचार अगर आता है दिमाग, मन में आता है ना, कोई विचार करते हैं मन में, तो वहाँ से रिलेट करना है, विचार मन यानी एम.एन. राय है ना, विचार मन में आता है, ऐसे रिलेट करके याद रख लेना, आपको याद रहेगा और मालूम कन्फ्यूजन नहीं होगा और कन्फर्म आपको आंसर लगाइएगा, मज़ा आएगा। विचार बोलेगा संविधान सभा का पहले विचार किसने, विचार मन में यानी एम.एन. राय, विचार एम.एन. राय मन में है ना, विचार एम.एन. राय और सलाहकार बी.एन. राय हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ध्यान रहेगा आपको। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो गति का पहला जो समीकरण होता है वो क्या होता है, v बराबर u प्लस at। तो ये किसके बीच संबंध दर्शाता है, ये पूछा गया है, तो ये वेग है ना
और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब गति का तीनों समीकरण आपको बार बार याद करवाते हैं। याद रखना है, पहला समीकरण हो गया v बराबर, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। v बराबर, v क्या हुआ, ये अंतिम वेग हुआ, u क्या हुआ, प्रारंभिक वेग हुआ, a क्या हुआ, त्वरण हुआ, t क्या हुआ, समय हुआ। तो ये पहला समीकरण हो गया, v बराबर u प्लस at। और फिर दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, याद करवाते हैं, रिवीजन भी करवाते हैं आपको। ठीक है, v स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा ना, u स्क्वायर 2as। ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आएगा 39। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जितना इसमें दिया हुआ है, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं आपको वो तो कतई जहर प्रश्न है, सब आपको नोट करना है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, सब एग्जाम आपका जीके जीएस में आप एक्सेलेंट करेंगे। ठीक है, और आपको करेंट अफेयर भी साथ साथ बताते जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और हम वही प्रैक्टिस सेट करवाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, और एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न आ जाता है। ठीक है, बाकी मतलब जैसे तैसे कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं करवाते हैं, तो वही प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, आप सफल हो वही हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की बात करते हैं। तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक क्वेश्चन आएगा आपसे कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है। तो प्रकाश का वेग कहाँ होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो सबसे अधिकतम वेग होता है निर्वात में। ठीक है, प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होता है, निर्वात में होता है। और एक क्वेश्चन आता है आपसे कि प्रकाश का वेग के बारे में क्या सही है। तो जैसे आपको दे देगा कि कांच में, ठीक है, कांच में हवा की तुलना में अधिक होगा या तो कम होगा। तो याद रखना है, प्रकाश का वेग जो होता है कांच की तुलना में हवा में अधिक होगा। ठीक है, हवा में अधिक होगा, यानी कि ऐसे समझिए, जो विरल माध्यम है, विरल माध्यम में अधिक होता है। जैसे निर्वात है ना, वहाँ कुछ भी नहीं है, वातावरण नहीं है, तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। तो उसी से रिलेट कर लेना है कि विरल में अधिक होगा सघन माध्यम के अपेक्षा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि ध्वनि का वेग होता है ना, उसका ठीक उल्टा होता है। ये ध्वनि क्या होता है, सबसे अधिक होता है ठोस में, और सबसे कम होता है कहाँ, गैस में होता है। हालांकि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती, ये भी याद रखना है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है, ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगा कि कांच में कम होगा प्रकाश का वेग हवा की तुलना में, यानी हवा में अधिक होगा। ठीक है, या तो एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है कि जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा प्रकाश का वेग उसमें उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा प्रकाश का वेग उसमें उतना अधिक होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्रकाश का वेग को सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था, ये याद रखना है। ठीक है, प्रकाश कौन सा तरंग है, ध्वनि कौन सा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। तो इसको याद कैसे रखना है, देखिए प्रकाश अनुप्रस्थ है ना, तो बोलिए प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ यानी अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि अनुदैर्घ्य यानी ध्वनि धैर्य, ध्वनि धैर्य, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। तो NBFC और MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा कब पेश किया था, तो ये किया था 2 दिसंबर 2011 में, 2 दिसंबर 2011 में। ठीक है, RBI से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से प्रश्न आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, याद रखना है। RBI का स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था, जब नाटो की स्थापना हुआ था 1949 में। ठीक है, तो RBI का आपको याद रखना है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1949 से एक और याद रख लेना, नाटो की स्थापना भी 1949 में हुआ था। RBI का पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो वो था CD देशमुख, है CD देशमुख। RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वर्तमान अभी 26वां गवर्नर है, नया बना है अभी संजय मल्होत्रा। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, संजय मल्होत्रा। अब यहाँ से क्या है, दोनों प्रश्न पूछा जाएगा आपको, करंट अफेयर में पूछ लिया जाएगा 26वां कौन है और इससे पहले कौन था, यानी 25वां गवर्नर कौन था, तो शक्तिकांत दास, उनके जगह पर ये फिर बने संजय मल्होत्रा। अब देखिए, संजय मल्होत्रा जैसे 3 नाम है ना,
करंट अफेयर में 3 अति महत्वपूर्ण नाम है जो कि कन्फ्यूजन वाला तीनों आया है करंट अफेयर में। कौन कौन सा मालूम? 3 नाम है। देखिए, आरबीआई का नया गवर्नर जो बना है संजय मल्होत्रा, ठीक है, और सीएजी माने भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो कौन बना है? संजय मूर्ति। देखिए कन्फ्यूजन कितना है, संजय मूर्ति। करंट अफेयर में तीनों बने, एक है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है 51वां मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, वो भी देखिए एक जैसा नाम है, संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति और संजीव खन्ना। तो इसलिए जब भी एक भी प्रश्न आएगा आपको तीनों का हमेशा रिवीजन करना है, ठीक है। कौन कौन सा है? तो देखिए, आरबीआई का 26वां गवर्नर है संजय मल्होत्रा, भारत का जो वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है तो वो है संजय मूर्ति, माने भारत का जो सीएजी है संजय मूर्ति है, ठीक है, और भारत का वर्तमान अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना है, ठीक। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 16 का पूरा जीके जीएस और करेंट अफेयर का क्वेश्चन होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संजीव खन्ना के बारे में पूछा था कि संजीव खन्ना किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश है? तो 51वां मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और आज का क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड जो होता है ना, आईफा अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और जो लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं, ठीक है, तो जो भी डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट स्टडी गाइड बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और इसमें जो है आपको स्टडी गाइड ये बुक है और इसमें आपको पूरा सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत शानदार तरीके से इसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको डिटेल में मिलेगा। और चक्षु प्रकाशन की एक प्रैक्टिस बुक भी आती है, ठीक है, जो कि यहाँ देख सकते हैं चक्षु प्रकाशन की एक प्रैक्टिस बुक भी आती है जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं और इसे आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते